नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड। उम्मीद है आप रोजाना की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी पेडागोजी की व्याख्यात्मक क्लास, जो सुपर फास्ट वीडियो रहेगी, जिसके अंतर्गत हम आपको 17 सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, मनोवैज्ञानिक एवं उनके महत्वपूर्ण सिद्धांत। अगर ये वीडियो आप पूरी वॉच करके चले जाते हैं तो आपके लिए पेडागोजी कुछ भी नहीं लगेगी, यानी हर क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए लगेगा कि भाई इसमें क्या आएगा, लेकिन जब वीडियो एंड हो जाएगी तो आपको लगेगा कि इसमें से सब कुछ आएगा। तो इसलिए हर बहन, हर गृहिणी, हर भाई इन सिद्धांत को अच्छी तरीके से वॉच करो, क्योंकि एक एक डिजिट मैंने अपने हाथों से लिखा है। हर क्वेश्चंस यहाँ पर रहता है हमारी नज़र में कि क्या आयोग पूछता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जिसमें पहला सिद्धांत है, बिना रुके अब हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारी बहन, जो भी गृहिणी आई है, जो भी भाई आया है, चैनल को सब्सक्राइब इस बेस पर कर लें, क्योंकि सिलेक्शन के बाद उसका मुझे इंटरव्यू भैया लेना है। याद रखना है, सिलेक्शन दीजिए मुझे, आपका एक पैसा नहीं चाहिए, चाहिए तो क्या, सिलेक्शन। पहला की बात करते हैं यहाँ पर, अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन के सिद्धांत की बात करें तो थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि भैया भाषा विकास में अनुबंधन या सहचर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। मतलब हम जब भी अनुबंधन पढ़ते थे ना मनोविज्ञान में, तो हमारे दिमाग में ये आता था कि अनुबंधन के जो पितामह है ना, वो पावलोव को कहा जाता था। और पावलोव ये कहते थे कि सर, कहीं ना कहीं जो क्रिया करता है, और क्रियाकर्ता की बात करें तो हम रिस्पॉन्स की बात करते हैं, अनुक्रिया की बात करते हैं, हम स्टिमुलस की बात करते हैं, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो बीच में संबंध बनता है उसको हम अनुबंधन कहते थे। लेकिन हम अगर हिंदी पेडागोजी में बात करें, भाषा विकास में अनुबंधन या सहचर्य का बहुत बड़ा योगदान है। शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता, बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। तो क्वेश्चंस में क्या आएगा कि भैया किसी भी ऐसी पद्धति को बच्चे के अनुसार मूर्त वस्तु से जोड़कर शब्दों की जानकारी एक अध्यापक देता है, तो वो कौन सा सिद्धांत कहलाता है? वो दोस्तों अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। यानी बच्चा छोटा होता है, शैशवावस्था की बात करा, प्राथमिक अवस्था की बात करा, तो मैं कह सकता हूं कि जो बच्चा है उसको मूर्त वस्तु से जोड़कर ही शब्दों की जानकारी दी जाएगी। क्लियर हुआ? एक देसी भाषा में हर चीज को मैं एक एक पॉइंट में डिस्कस कर दूंगा। अब जैसे दूसरा सिद्धांत जो है ना, दूसरा सिद्धांत क्या है? अनुकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। मतलब क्या है? चैपनीज, सर्ली, कर्टी तथा वैलेंटाइन, ये चारों कैसे हैं सर? चारों एक महान मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है अनुकरण का सिद्धांत। मतलब इसका समर्थन किया। क्या कहा कि मनोवैज्ञानिक ने अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया। इन सभी ने, चैपनीज साहब ने, सर्ली, कर्टी एंड वैलेंटाइन, इन सभी ने क्या करा? अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखने का अध्ययन किया। इनका मत है कि अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण कर सकते हैं। अब बच्चे क्या है आंसर? अब क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आता है? क्वेश्चन हमेशा आपने ट्राई करा होगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो घर में किस तरीके की शिक्षा प्राप्त करते हैं? तो वो अनुकरणीय सिद्धांत का प्रतिपालन करते हैं। मतलब जैसी माँ करती है, जैसा व्यवहार माँ करेगी, जैसा व्यवहार उसका पिता करेगा, वैसा ही व्यवहार उसके बच्चे करेंगे। जैसा व्यवहार उसके बाबा करेंगे, जैसा व्यवहार उसकी दादी करेंगे, वैसा ही करेगा। अनुकरण का मतलब होता है दोस्तों नकल करना। अब समझ रहे? अगर बच्चे के सामने सही तरीके से व्यवहार, अगर किसी घर के अंदर वातावरण दूषित है, सकारात्मक नहीं है, तो बच्चे के ऊपर प्रभाव कैसा पड़ेगा? नकारात्मक पड़ेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बच्चा जो सीखता है वो अनुकरण करके सीखता है। सिद्धांत कौन सा? थ्योरी ऑफ इमिटेशन। कौन से मनोवैज्ञानिक थे? ये वैज्ञानिक थे। अब बात आती है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है यहाँ से, चॉम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। भाषा विकास में सिद्धांत के महत्वपूर्ण एक ही क्वेश्चन बनता है कि भाषा जो विकास है उसके लिए कौन जाने जाते हैं? तो आंसर आपको लगाना होता है चॉम्स्की, लगा देना है। क्लियर? और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब दूसरी बात आती है, इस सिद्धांत में था क्या? चॉम्स्की का सिद्धांत आपने खूब नाम अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन चॉम्स्की का सिद्धांत आज आपके सामने अच्छी तरीके से पढ़ लो। चॉम्स्की का कहना है कि बच्चों की निश्चित संख्या के कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाता है। अब इन शब्दों से नए नए वाक्य एवं शब्दों का निर्माण होता है। इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं उन्हें चॉम्स्की ने जेनरेटिव ग्रामर की संज्ञा प्रदान की है। मतलब क्या है?
मतलब ये है, चामस्की ये कहते हैं कि कुछ नियम दिए जाते हैं, कुछ बच्चे अनुकरण करते हैं घर में और उनसे क्या करते हैं, छोटे छोटे वाक्यों को अलग अलग पार्ट में होते हैं, इन सभी को मिलाकर बच्चे क्या कर देते हैं, वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। इन शब्दों से नए नए वाक्य एवं नए नए शब्द का निर्माण होता है जो बच्चे स्वतः धीरे धीरे एज के हिसाब से करने लगते हैं। इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं, जो उनका अपना नियम होता है, उन्हें चामस्की ने जेनरेटिव ग्रामर की संज्ञा दी। तो समझ रहे, बच्चे खुद ही करते हैं वाक्यों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग, कैसे, अनुकरण करते हुए। याद रखिएगा। अब बात आती है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, हिंदी पेडागोजी का जबरदस्त सिद्धांत। कहता है, अब देखो 17 सिद्धांत में आपको पढ़ाऊंगा, आपको यह भी क्वेश्चन में आ सकता है कौन सा सिद्धांत हिंदी पेडागोजी में नहीं है, बच्चे के लिए कौन सा है। तो ये 17 सिद्धांत आएंगे, जो इससे अलग होगा वो नहीं होगा, तो आपने पढ़ा होगा तो आंसर कर लेंगे। हिंदी पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकता के अनुरूप किया जाना चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे यहाँ से बनेगा, ध्यान दीजिएगा। क्या अध्यापक द्वारा पढ़ाया हुआ ज्ञान अध्यापक ही तय करेगा? नहीं, बच्चे के रुचि के अनुसार ही क्या करना है, उसकी प्रणाली को चुनना है, जिसमें बच्चा रुचि ले, जिसके अनुरूप ही किया जाए। जैसे हम बाल केंद्रित की बात करते हैं, तो बच्चे के अनुसार ही चीज़ों को लेना है, जिससे बच्चा अभिप्रेरित भी हो और रुचि के अनुसार धीरे धीरे भाषा सीख भी जाए। समझ रहे हो? और ये कैसे होगा, क्योंकि बच्चा अगर इंटरेस्ट लेगा तभी तो वो अभिप्रेरित होगा, नहीं तो बोर हो जाएगा यार, सिंपल सी बात है। तो बच्चा रुचि और उसकी अभिप्रेरणा चाहता है, तो इसलिए बच्चे के अनुसार ही पाठ्यक्रम में बदलाव, पाठ्यक्रम में चेंजमेंट और अध्यापक के अनुसार शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, क्रियाशीलता का सिद्धांत, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सब समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर ये पढ़ के जाएंगे ना आप, तो ये सब लैंग्वेज ना दिमाग में एकदम क्लिक होगी परीक्षा हाल में। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है? क्रियाशीलता के लिए छात्रों से प्रश्न पूछ रहा। अब एक क्वेश्चन यहीं से बन गया, कहता है हिंदी के अंतर्गत बच्चों से प्रश्न पूछना किस तरीके का सिद्धांत है? वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्यों? प्रश्न पूछना बच्चे के अंदर जिज्ञासुता का प्रभाव बढ़ाता है। बच्चे अगर प्रश्न पूछते हैं या अध्यापक प्रश्न पूछता है और बच्चे उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो आप क्या कहोगे कि यह कक्षा क्रियाशील है, सक्रिय कक्षा है। ठीक है, स्कूल के साहित्यिक कार्यक्रम चलाना जिससे आगे बढ़ चढ़कर बच्चे हिस्से लें, छात्रों को उसमें क्रियाशील रखना, छात्रों को आगे रखना, करके सीखने पर बल देना, पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक व लिखित कार्य कराना आदि कार्य किए जा सकते हैं। ये सभी क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। 5 नियम हो गए हमारे कंप्लीट। छठा नियम चलता हूँ, अभ्यास का नियम 2 लाइन का है। थॉर्नडाइक ने कहा कि भाषा एक कौशल है, इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। भाषा के कलात्मक एवं भाव दोनों के लिए अभ्यास सर्वथा आवश्यक है। मनोविज्ञान की जब भी हम बात करते हैं तो मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसको कहा जाता है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। उसमें अभ्यास का नियम है पहला, दूसरा है आपका तत्परता का नियम, तीसरा है आपका प्रभाव का नियम। उसी प्रभाव के नियम, तत्परता के नियम से अलग एक अभ्यास का नियम है, उसी की तो व्याख्या हिंदी पेडागोजी में कर रहा है। ये किसने दिया सर? थॉर्नडाइक ने दिया। तो क्वेश्चन आएगा कि भाई निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक का कौन सा भाषा विकासी सिद्धांत है? वो अभ्यास का नियम। क्यों? क्योंकि भाषा एक कौशल है, इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। क्योंकि गणित की बात करो, चाहे हिंदी की बात करो, चाहे अन्य सब्जेक्ट की बात करो, अगर भाषा की बात करें तो भाषा में आप मूक नहीं बैठ सकते, आप अपना मुंह बंद करके नहीं बैठ सकते। परिवार है, समाज है, अगर खेल का मैदान है, तो भाषा का विकास अगर करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट क्या है? अभिव्यक्ति को उजागर करो, मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान। तो समझ गए। अब हम चलते हैं 7वें पर। तो हर एक सिद्धांत से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसलिए 17 सिद्धांत में 2-4 क्वेश्चन आपके साथ ही साथ 2-4 क्वेश्चन पेडागोजी के और साथ ही साथ सिद्धांत, तो हमेशा ही 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए 17 सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। पूरा पेडागोजी फिनिश हो जाएगा यहीं से। जीवन समन्वय का सिद्धांत, रिलेटेड टू दोस्तों लाइफ, प्रिंसिपल जो है आपका लाइफ का, उस क्या कहना चाहता है आपसे? मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, हर सिद्धांत में क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन आपसे बनता है कि अध्यापक अगर आया है कक्षा में पढ़ाने के लिए, तो वो किस तरीके से पाठ को, मैथ का पाठ पढ़ाना है, हिंदी का पाठ पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाए छोटे बच्चों को।
प्राथमिक स्तर के, उच्च प्राथमिक की बात करें तो कैसे पढ़ाएगा? बच्चे को उस पाठ से, उसके घर के वातावरण से, उसके व्यवहारिक जीवन से जोड़ना ही है। कैसे भी जोड़ो तभी बच्चा यहाँ पर समझ पाएगा, तो वास्तविक जीवन से उसे जोड़ना है। अध्यापक को पढ़ाने के लिए जिस सामग्री का चयन करें उसका संबंध बच्चों के जीवन से होना चाहिए, यह अध्यापक का दायित्व है। तो क्वेश्चन बनेगा पक्का, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा 100%। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन समन्वय का सिद्धांत, यानी बच्चे को जो पढ़ाना है वो जीवन से जोड़ना ही है, अन्यथा नहीं पढ़ाना है। प्रिंसिपल नंबर 8 सिद्धांत कहता है सर निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत कह रहा है अध्यापक शिक्षण पूर्व पाठ के उद्देश्य और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय सामग्री का चयन बच्चों के स्तर के अनुकूल करना चाहिए। हमने कहा बच्चा ही इंपॉर्टेंट है, और बच्चा अगर इंपॉर्टेंट है तो अध्यापक को करना क्या होगा? अध्यापक को करना होगा कि उसके अनुसार पहले तो ये देखना होगा कि बच्चा किस स्तर का है, और क्या पढ़ा रहा हूं मैं, तो क्या वो उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है, क्या उद्देश्य है इसका। सामग्री का जो चयन किया है क्या वो बच्चे के अनुकूल है, बच्चे के सिर से ऊपर जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? अगर क्वेश्चन में पूछे कि क्या अध्यापक को सामग्री अपने हिसाब से चयन करनी चाहिए, कथन सही है या गलत? बिल्कुल गलत है, असहमत हूं। बच्चे के अनुसार, उसके अनुकूलन के हिसाब से ही सामग्री का चयन करना होगा। अब बात आती है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन, सिद्धांत, प्रिंसिपल 9 वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। मनोविज्ञान में आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूं। कह रहा है मैं हूं और एक आप हो। आप जो वीडियो देख रहे हैं भाई बहन, जो भी हमारे अनुजग्रज हैं, देखिएगा यहां पर मैं हूं, ठीक है, यहां पर मैं हूं और यहां पर आप हो। मैं आपसे कितना अलग हूं? हो सकता है आप मुझसे किसी क्षेत्र में टैलेंटेड हैं और मैं आपसे कमजोर हूं। जरूरी नहीं यही वाली लाइन है, हो सकता है आप किसी क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा उम्दा हो और मैं आपसे उस फील्ड में कमज़ोर हूँ। तो ये हमारा जो आपका डिफरेंस है ना, ये वैयक्तिक विभिन्नता है। एक ही गर्भ से पैदा हुए दो बच्चे चाहे बिल्कुल समान लगते हों, वो भी मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक रूप से अलग होंगे कहीं ना कहीं, वो वैयक्तिक विभिन्नता है। अब क्या कहता है सिद्धांत? एक ही कक्षा के छात्रों में वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। कोई छात्र शुद्ध उच्चारण नहीं करता तो किसी का लेख स्पष्ट नहीं होता। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन कहता है कि राधा मोहन से देर में चीजें सीख पाती है, जबकि मोहन राधा से जल्दी चीजों को सीख जाता है। कौन सा सिद्धांत है? यह है सर वैयक्तिक विभिन्नता। क्यों? क्योंकि मोहन और राधा में डिफरेंस है, और कहीं ना कहीं किसका? ये वैयक्तिक विभिन्नता है, एक दूसरे से अलगाव की बात करता है। वो लिख लेता है, रोहन लेख स्पष्ट लिख लेता है तो वो उच्चारण कर लेता है, वो उच्चारण नहीं कर पाता है, वो लेख लिख लेता है। तो कारण क्या होगा? वैयक्तिक विभिन्नता। ये दिमाग में बैठा लेना, मैं यहाँ पर ये समय व्यतीत नहीं करने आया हूँ साहब, मैं इसको समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी स्क्रॉल करके आगे बढ़ा सकता हूँ इसको। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, किसी का वाचन ठीक नहीं है तो किसी का लेख अशुद्ध होता है। जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा है तो हो सकता है आप जो बहनें हों उनका पढ़ने का एब्जॉर्ब करने का तरीका बहुत बेस्ट हो, और हो सकता है आप सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या फिर मैथ में अच्छे हों, हमसे भी ज़्यादा मैथ में अच्छे हो, ठीक है ना। तो जितने भी क्या होता है ना, सबका अलग अलग है। वो क्या कारण है? वैयक्तिक विभिन्नता। कोई मौन पाठ नहीं कर पाता तो कोई याद करने पर, कोई अगर हम आपसे कहें कि बहुत टैलेंटेड है, कोई स्टेज पे भाषण नहीं दे पाता लेकिन उसको नॉलेज बहुत है, वो झिझक जाता है। कारण क्या है? वैयक्तिक विभिन्नता। इसलिए अध्यापक को इन सब की वैयक्तिक विभिन्नता है। अब क्वेश्चन आता है, ये तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे पहले अगर आप कक्षा में प्रवेश करते हैं, अध्यापक, क्वेश्चन में आता है कि अध्यापक को प्रवेश करते समय पाठ पढ़ाने से पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो वो ध्यान में रखना चाहिए वैयक्तिक विभिन्नता। बहुत बार क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा। चलता हूं 10वें नंबर पर। अब तो वीडियो खत्म होने वाली है, दो लाइन के हैं सभी। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। भाषा कौशल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से 4 प्रकार के? यहीं से क्वेश्चन बन गया
क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चन आता है, यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का प्रकार है, भाषा का कौशल का प्रकार है और कौन सा नहीं है। अब भैया यार जब पता होगा कौन से हैं तभी तो मार पाओगे कौन से नहीं है। तो यार याद रखो मेरे भाई, 4 प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था पिछली बार कि कितने भाषा कौशल होते हैं, 1 2 3 4। तो बच्चे 3 मार के आए, 2 मार के आए, 4 मारने हैं। कौन कौन से? लेखन कौशल, अभिव्यक्ति कौशल, वाचन कौशल या पठन कौशल की बात करते हैं। वाचन पठन को 1 में रहते हैं और श्रवण कौशल 1 है ना। अभिव्यक्ति कौशल, अभिव्यक्ति, वाचन, पठन, श्रवण, ठीक है, ये सभी क्या है, कौशल आपस में संबंधित हैं। क्या है सर? एक हो गया आपका अभिव्यक्ति कौशल, लेखन कौशल, लेखन कौशल हो गया 1, अभिव्यक्ति कौशल हो गया 2, वाचन पठन को 1 में रखना है 3 हो गया, और श्रवण कौशल को रखना है सर 4 में। समझ गए ना? लेखन का मतलब लिखना, अभिव्यक्ति का मतलब हम चीजों को एक दूसरे से आदान प्रदान, और वाचन पठन का मतलब, वाचन का मतलब या चाहे पठन का मतलब एक ही चीज है, पढ़ना, और श्रवण का मतलब सुनना। ये सभी कौशल आपस में संबंधित हैं। यदि बालक किसी एक भाषा कौशल में निपुण और अन्य में फिसड्डी है तो इसे शिक्षण की असफलता ही माना जाएगा। शिक्षण की असफलता का मतलब है शिक्षक की असफलता, क्योंकि शिक्षक ही तो शिक्षण करेगा। जी हाँ, समझ गए ना? तो कभी भी बच्चे की असफलता भी आंसर में नहीं मारना है। इन सभी कौशलों का अनुपात सही होना चाहिए। तो अनुपात क्या है? 4 कौशल, लेखन, अभिव्यक्ति, वाचन पठन 1 में है और श्रवण 1 में अलग है। तो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। 11वां, बोलचाल का सिद्धांत भाषा। शिक्षण बोलचाल के माध्यम से होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भाषा का कौशल है वो विकसित होता है बोलचाल से। इससे भाषा सीखने में कम समय लगता है और इस प्रकार प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी रहता है। यही तो क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। क्या कहता है कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसके तहत भाषा का ज्ञान स्थायी रहता है? तो वो होता है अभिव्यक्ति का सिद्धांत या बोलचाल का सिद्धांत। साथ ही इससे बालकों की सृजनात्मकता, शक्ति एवं अभिव्यक्ति कौशल में वृद्धि होती है। कि यार बच्चा अगर 4 लोगों के बीच में बैठकर बात करता है चेयर डाल के, तो क्या होगा? सृजनात्मकता बढ़ेगी ना, नई नई चीजें जानेगा। क्यों? क्योंकि यार देखो, हम अगर आपसे बात करते हैं और आपको अन्य फील्ड के बारे में जानकारी, और मुझे पता करना है कि आपके फील्ड में क्या क्या होता है, तो मुझे आपसे जानकारी मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो मिलेगी, पक्का मिलेगी, और मैं कुछ नया सीखूंगा। अब बात आती है 12, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चयन का सिद्धांत। कहता है चयन के सिद्धांत में हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कब किस सिद्धांत या पद्धति का सहारा लिया जाए, इसकी ठीक जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए। कि मैं किसका चयन कर रहा हूं, मैं पाठ पढ़ाने जा रहा हूं तो मैंने पढ़ाते समय किस शिक्षण विधि का चयन किया, किस पाठ का चयन किया, किस रूप में चयन किया, क्या वो सरल है या कठिन है, क्या बच्चे के व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई है या नहीं हुई है, क्या चयन करना चाहिए था जिससे छात्र लाभान्वित होना है। बस इतना आपको दिमाग में रखना है। चलूं आगे। चयन का सिद्धांत किस पर डिपेंड करेगा? अध्यापक पर, अध्यापक की शिक्षण विधि पर। ठीक है, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन हमेशा ही आता है, एनसीएफ से क्वेश्चन रिलेट करता है। 13 वो वेरी वेरी डबल स्टार में लगाएंगे। 13 क्या कह रहा है सर? 13 हमारा प्रिंसिपल जो कह रहा है बाल केंद्रित का सिद्धांत। भाई बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा देना क्या है सर? बाल केंद्रित है। अब पेडागोजी में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं आपको बताऊंगा। भाषा शिक्षण के समय इस बात पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक है, इसलिए भाषा शिक्षण का केंद्र बालक हो। भाषा शिक्षण में बालक का स्वभाव, क्षमता, रुचि स्तर आदि का ध्यान रखा जाना सर्वाधिक आवश्यक है। मतलब यह है कि बच्चे के अनुसार ही शिक्षण पद्धति में बदलाव होना चाहिए, उसकी रुचि के अनुसार ही शिक्षण पद्धति होनी चाहिए। रुचि और स्तर, क्या बच्चे की क्षमता है, उसका स्वभाव क्या है, उसको देखकर ही पढ़ना चाहिए। नहीं तो आप पढ़ाकर चले जाओ और बच्चे के ऊपर से निकलता जाए। तो समझ रहे ना? तो अगर आपसे पूछे वर्तमान में किस तरीके की शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 में इसका जिक्र है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो अब बात करते हैं 14, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत।
अब जैसे शिक्षण सूत्र, आप एक अध्यापक या अध्यापिका बन के गए तो उसमें आप पढ़ाओगे, शिक्षण कार्य करोगे ना। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षक का प्रमुख कार्य, क्वेश्चन बनता है, शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या बजट बनाना है? नहीं, शिक्षक का प्रमुख कार्य है शिक्षण पद्धति, और वो भी कैसे? धैर्य एवं लगन से। शिक्षण के कुछ सामान्य सूत्र हैं जिनके शिक्षण कार्य के अनुसार बच्चों को सीखने में सरलता आती है। कैसे कैसे शिक्षण है? जैसे सरलता, सुगमता और स्थापित प्राप्त होता है। मतलब अगर कुछ सिद्धांत हम शिक्षण पद्धति में डाल देते हैं एक अध्यापक, तो क्या होता है? बच्चा सरलता से सीख जाता है, सुगमता से, और ज्ञान क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। जैसे सरल से कठिन की ओर हम क्या चलेंगे सर? छोटी कक्षा में सरल है, उसके अनुसार हम बाद में चलेंगे सर कठिन की तरफ, डिफिकल्ट की तरफ चलेंगे। ज्ञात से अज्ञात, पहले जो चीज़ें हमें पता है और फिर हम चलेंगे धीरे धीरे अज्ञात की तरफ, जो चीज़ें हमें नहीं पता है। पता से हमें नहीं पता की तरफ चलना है, ना कि नहीं पता से पता की तरफ चलना है। आगमन से निगमन की तरफ। आगमन में क्या होता है? एग्जाम्पल टू रूल चलते हैं और रूल टू एग्जाम्पल चलते हैं आपके निगमन में, और दोनों के विधि के जनक हैं अरस्तु। तो यहाँ पर चलना है। विश्लेषण से हम जो है विश्लेषण की बात कर लेते हैं, विश्लेषण की ओर चलते हैं, संश्लेषण से विश्लेषण की बात कर लेते हैं। शिक्षण के इन सूत्रों का आधार और पालन करने शिक्षण अधिक प्रभावकारी होता है। देखो ये सारी हमने जो नियम है ना, वैसे तो ये पूरी विधि आपको समझ में आ गई, लेकिन अगर इनका सारा गणितीय आप देखना चाहे तो 10 सिद्धांत हमने, आगमन, विश्लेषण, प्रभावशाली, ये सब कुछ हमने, प्रयोगशाला, सब कुछ 10 शिक्षण विधि हमने दी है। उसकी वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। अब बात आती है 15वीं, सहचर्य का सिद्धांत। सहचर्य का सिद्धांत की बात करें, बच्चे जो है दूसरों को सुनकर बोलना तो सीखते ही रहते हैं, किंतु इस प्रकार के अधिगम के लिए पर्याप्त संख्या में उसे इस भाषा के बोलने वाले का सहचर्य मिलना आवश्यक है। मतलब क्या है कि यार सिंपल सी बात है कि सीखते तो हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जहां पर वो भाषा प्रयोग कर रहा है, बोलने वालों का सहचर्य मिलना आवश्यक है। जैसे बच्चा माँ को माँ या मॉम को कहने के साथ पहचानना और समझना तभी सीख सकेगा जब माँ के उच्चारण के साथ स्वयं माँ को, और पिताजी या पापा के उच्चारण के साथ स्वयं पिता को भी देखेगा। मतलब जब आप माँ कहोगे तो माँ भी जवाब देगी, तो उसमें दोनों का होना बहुत जरूरी है। पिता का आवाज़ लगाए बच्चा तो पिता देखेगा, या पापा आवाज़ लगाए बच्चे को तो बच्चा देखेगा। तो दोनों का क्या होना चाहिए सर? बोलने वालों का साहचर्य मिलना आवश्यक है, साथ होना बहुत जरूरी है। वो चिल्लाता रहे लेकिन कोई ना देखे तो फायदा क्या। अब बात आती है सेकेंड लास्ट, और इसके बाद 17 है, 2 ही बची हैं, फटाफट ख़त्म कर लेते हैं, चलते हैं। जो लोग वीडियो को पूरी वॉच किए हैं वो आनंद से पेपर करेंगे। जो वीडियो को वॉच नहीं किए हैं, हो सकता है उनका 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या क्वेश्चन हो सकता है अच्छा भी चला जाए, लेकिन हमारा मकसद आपको आगे बढ़ाना है, ना कि पीछे गिराना। याद रखिएगा, हम आपके लिए सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक हम क्लास प्रोवाइड कराते हैं, इसी उम्मीद और इसी मकसद के साथ फेफड़े को फाड़ते हैं अपने बोल बोल कर कि आप एक हमें सिलेक्शन दोगे। और मैं एक भी पैसा डिमांड नहीं किया न लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर आपने नंबर 1 बनाया है। जिनके सब्सक्राइबर कम हैं, जो टीचर की टीम लगा के रखे हैं, उन्होंने गरीब बच्चों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया कि पैसे भी ले लिए और उनको कोर्स भी नहीं दिया। मेरा ये मकसद नहीं है, मरना सबको है मेरे भाई, कुछ अच्छा करके जाओ तो नाम रहेगा। आपके दिल में हम बसे हुए हैं, अगर मैं यहीं पर पैसा चार्ज कर दूँ ना, तो आपके दिल में ना हम जगह नहीं बना पाएंगे। 16, आवृत्ति का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि भाषा सीखने आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अच्छी तरीके से दोहराया जाएगा वह उतने अधिक देर तक याद रहेगा। ये क्या है सर? पुनरावृत्ति या आवृत्ति का सिद्धांत। ये बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं, इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लास्ट है भैया परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का तात्पर्य है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना। बोलने में जिह्वा, गला, ताल, ओठ तथा दांत और स्वर यंत्र आदि जिम्मेदार होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है गाइस। बच्चे अक्सर जो है इसको जो है नज़रअंदाज करते हैं कि भाई देखो परिपक्वता से एक और हम आपको बताते हैं कि जो परिपक्वता होती ना, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस एज में आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो परिपक्वता होती है मेरे भाई, ये जो है आपकी आती है किसमें? ये आती है आपके किशोरावस्था में। ये भी आपको याद रखना है ही। क्या सर? ये आपको याद रखना है ही। अब बात करते हैं इसमें
परिपक्वता के सिद्धांत में क्या है, कह रहा है जो आपके गाल तथा ओंठ स्वर यंत्र आदि जिम्मेदार होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार की कमजोरी या कमी वाणी को प्रभावित करती है। इन सभी अंगों में जब परिपक्वता हो जाती है तो भाषा पर नियंत्रण हो जाता है। जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो हो जाता है सकपका जाए, हम छोटे बच्चे की बात कर रहा है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे इनका नियंत्रण हम इंद्रियों पर कर लेते हैं, बोलने में जीवा, गला, ताल, ओंठ आदि, ये हम क्या चला रहे हैं। जैसे अगर हम पापा कहेंगे तो बिना ओंठ के नहीं बोल सकते, है ना। तो अगर हम कहेंगे कि सर इन पर अगर नियंत्रण हो जाता है तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। हम अब ये हमारी जो चीज़ें हैं ये परिपक्व हो चुकी हैं और अभिव्यक्ति अच्छी हो जाती है। तो जब आपसे पूछे कि भाई जब गला, तालु, ओंठ, दांत और स्वर यंत्र आदि परिपक्व हो जाते हैं तो उस सिद्धांत को हिंदी में किस तरीके से जानते हैं, परिपक्वता का सिद्धांत का इस कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। हमने पूरे वीडियो में आपसे ये नहीं कहा कि लाइक दे दीजिएगा, हमने आपसे ये नहीं कहा कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि आप हमारा परिवार है। यहाँ पर क्विजेज से लेकर पूरा ट्रिकी मेथड आपके लिए चलता है, तो याद रखना है सिलेक्शन तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, कोई मैटर नहीं करता है मेरे भाई। आप हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी को सैल्यूट, आपके माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम। यूं ही मुस्कुराते रहेगा, स्वस्थ रहेगा परिवार के साथ। थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, इंकलाब, जिंदाबाद।